नमस्कार साथियों, यूपी टेट और सी टेट के क्रम में हम इससे पहले मनोविज्ञान का 2 क्लास देखे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको सप्ताह में 1 दिन मनोविज्ञान, 1 दिन इंग्लिश ग्रामर और 4 दिन आपको हिंदी का क्लास दिया जाएगा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं हिंदी का पहला क्लास जो है प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें सी टेट और यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम आपको बताया जाएगा, डीपली बताया जाएगा कि प्रश्न कहीं से बाहर से ना हो। जो आपको बताया जाएगा प्रश्न उसी में से रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण है और इसका हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, पहली क्लास है। तो पुनः आपको दोहराना चाहता हूं कि आपका पहला क्लास, 1 क्लास आपका मनोविज्ञान का होगा, 1 क्लास आपका इंग्लिश ग्रामर का होगा और 4 क्लास, सप्ताह में 4 क्लास आपका हिंदी का लगेगा। तो आज पहला दिन है हिंदी का, जिसमें हम सबसे पहले आपको वर्ण विचार से प्रारंभ करते हैं। वर्ण विचार से हिंदी व्याकरण जो है प्रारंभ कर रहे हैं। वर्ण विचार, वर्ण क्या होता है? सबसे पहले भाषा जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो हम बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि कही जाती है। ध्वनि मौखिक रूप, सबसे छोटी इकाई जो भाषा की होती है उसके मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं। और ठीक उस मौखिक रूप को जब हम लिखित रूप में लाते हैं, जो उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि जो है हमारा मौखिक रूप है, लेकिन जब उसको लिखित रूप में लाते हैं तो वर्ण कहा जाता है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है अथवा वर्ण है। इसी वर्ण के बारे में हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप लोग इस पे ध्यान लगा के इसको देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम 5 से 6 नंबर आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार इसका 2 भाग है। वर्ण विचार में सबसे पहले आप स्वर और व्यंजन, एक चीज़ और कन्फ्यूजन होती है, आप लोग को इससे दूर करा देते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33, इसलिए वर्णों की संख्या हो जाती है 44। वर्णों की संख्या 44 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जो हम आगे चल के बताएंगे कि किस तरह से 52 हो रही है। अभी फ़िलहाल आप कन्फ्यूजन में होंगे कि व्यंजन 33 है और जो है स्वर 11 है, तो दोनों मिलकर 44 ही हो रहा है। तो 52 क्यों बता रहे हैं तो आगे चल के आपको बताएंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपका होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं। आज के क्लास में देखिए स्वर को देखते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ा है, शुरू से ही पढ़ा है कि स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने स्वर होते हैं, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन अब एक तरह से, इस तरह से आप देखिए कि स्वर क्या हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर हो गए।
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्वर जो है 11 ही होते हैं, लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, स्वर 10 भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर 10 ही होते हैं। किसके अनुसार? भोलानाथ तिवारी के अनुसार। इसको आप याद रखेंगे, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर 10 ही होते हैं, क्योंकि इन्होंने री को स्वर नहीं माना। भोलानाथ तिवारी ने री को स्वर नहीं माना है। जैसे कि स्वर को हम जब उच्चारित करते हैं, उसका उच्चारण होता है तो स्वतंत्र रूप में होना चाहिए, किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी है। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन आप स्वयं उच्चारण करके प्रैक्टिकली देख लीजिए। री, री बोलिए। री जब बोलेंगे तो कहीं न कहीं हमारे जबान में हमारी जो जीवा है वह कहीं न कहीं रगड़ कर रही है, और इसमें जो है संघर्ष हो रहा है, जिससे कि वह स्वर का स्वरूप नहीं है। स्वर का जो लक्षण होता है वह री में नहीं है, ये माना है भोलानाथ तिवारी ने, केवल भोलानाथ तिवारी ने। जब प्रश्न करें कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तब आप वहाँ बताएंगे 10, अन्यथा स्वर 11 ही होते हैं। आपको यही याद रखना है, स्वर 11 ही होते हैं। लेकिन यदि पूछता है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर जो है 10 ही होते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि भोलानाथ तिवारी ने किसको स्वर नहीं माना, तो भोलानाथ तिवारी ने री को स्वर नहीं माना, क्योंकि री के उच्चारण में जिह्वा संघर्ष करती है, कहीं न कहीं रगड़ करती है, जो कि स्वर का लक्षण नहीं है। इसलिए भोलानाथ तिवारी ने री को स्वर नहीं माना। लेकिन इसको हम केवल याद रखेंगे। याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपके सिलेबस में यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस में हो सकता है शायद भोलानाथ तिवारी को न पूछा जाए, लेकिन आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर केवल 10 ही होते हैं। चलिए, स्वर आप याद रखेंगे 11 होते हैं। अब आपने देख लिया स्वर 11 हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं मूल स्वर। मूल स्वर, स्वर आपने पढ़ लिया। स्वर जो है 11 होते हैं, भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 होते हैं। भोलानाथ तिवारी ने री को स्वर नहीं माना, उसका लक्षण भी मैंने बता दिया है। तो मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर की संख्या 4 होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। अक्सर प्रश्न पूछ देता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। कई लोग 11 लगा के चले आते हैं, 1 लगा के चले आते हैं, 10 लगा के चले आते हैं, लेकिन नहीं, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अ है, ई है, ऊ है और री है। मूल स्वर है अ, ई, ऊ और री, ये आपका मूल स्वर है। इसको दीर्घ भी, इसको ह्रस्व भी कहते हैं। मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए कि मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर जो होता है उसे ही ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर होता क्या है? जिसको बोलने में कम समय लगे। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, अ, ई, उ, री, इसको बोलने में कम समय लग रहा है, मतलब अंदर से वायु जो निकल रही है जल्दी से निकल जा रही है, कहीं से वो ये समय नहीं ले रही है, इसलिए इसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर होता है, इसमें समय कम लगता है। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि मूल स्वरों की संख्या 4 ही होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो अ, ई, उ और री। मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, जिसको बोलने में समय कम लगता है। आपको हम
वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर बता रहे हैं और इस स्वर को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। मूल स्वर आपका हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। अब आपको हम दीर्घ स्वर के बारे में बताते हैं। दीर्घ स्वर, स्वर तो आप देखिए 11 हो गए। उन 11 स्वर में मूल स्वर हैं 4, जिसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आपका है आ, जिसमें दीर्घ मतलब आप इसका शाब्दिक अर्थ निकाल लीजिए। दीर्घ, दीर्घ मतलब जो बड़ा है। तो बड़ा से तात्पर्य है कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जिसमें 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ई जिसे ई कहते हैं, छोटी ई आपने पढ़ा होगा ई। बोलने से ही स्पष्ट हो जाए कि ये कौन सी ई है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है 7 दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, ओ, औ। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं और जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होता है, उसको मूल स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जिस स्वर में 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हो गया। इसमें संस्कृत में आप जाएंगे तो उपलुत स्वर भी होता है, जिसमें 3 गुना समय लगता है। क्योंकि आज हम हिंदी आपको बता रहे हैं, लेकिन प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर ओम, जैसे ओम, इसमें जो है दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। तो हम वर्ण विचार के अंतर्गत स्वरों को जाने हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 होते हैं। मूल स्वर आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। उसके बाद मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय जिसमें लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर क्या होता है इसको हम देखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अभी इससे पहले वर्ण विचार के अंतर्गत हमने स्वर को पढ़ा है। स्वर में आपने 11 स्वर को पढ़ा है और भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर देखा है जो मूल स्वर होता है। दीर्घ स्वर देखा है आपने। उसके बाद अब देखेंगे संयुक्त स्वर। इस संयुक्त स्वर क्या होता है? इस संयुक्त स्वर क्या होता है? जब 2 स्वरों के योग से किसी अन्य स्वर का निर्माण हो। जब 2 स्वरों के मेल से, योग से किसी अन्य स्वरों का निर्माण हो, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त का मतलब जब आपस में 2 मिले तो मूल स्वर जो है मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से मिलकर ही तीसरे संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। जैसे ए है, ऐ है, ओ है और औ है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है।
मैंने आपसे बताया है संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या है कि जब दो स्वरों से मिलकर किसी अन्य स्वर का निर्माण होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर जो होता है वह 4 होता है, ए, ऐ, ओ और औ। अब इसको देखेंगे कि ए के निर्माण में किस किस स्वर का मेल हुआ है। ए के निर्माण में किस किस स्वर का मेल हुआ है, तो अ और धन ई, अ और धन ई के मेल से ए का निर्माण होता है। अ और धन ए के निर्माण से ऐ का, अ धन ऐ के मेल से ऐ का निर्माण होता है। अ धन उ, अ धन उ के मेल से ओ का निर्माण होता है। और अ धन ओ, अ धन ओ के निर्माण से अ धन ओ का जब मेल होता है तो औ का निर्माण होता है। तो संयुक्त स्वर जो आपका है ए, ऐ, ओ, औ है, 4 है। और इन चारों को किसके मेल से बनाया गया है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ऐ का निर्माण अ और ई के मेल से होता है, ऐ का निर्माण अ और ए के मेल से होता है, ओ का निर्माण अ और उ से होता है, और औ का निर्माण अ और ओ से होता है। ये आपके स्वर हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत आपने आज स्वर देखा। इसमें छूट रहा है अयोगवाह। अयोगवाह को भी देख लेते हैं। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह होता है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं। संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं, उसको हम बता देंगे कौन कौन से होते हैं। इसमें आप देखेंगे हिंदी में अंग और अह, इसमें ये अनुस्वार होता है और यह विसर्ग होता है। अंग जो है अनुस्वार होता है और यह विसर्ग होता है। इसके बाद वर्ण विचार के अंतर्गत आपने स्वर देखा। स्वर में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 होते हैं। स्वर में जो मूल स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। उसे ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, जो है अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर है जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। आ है, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ 7 है। संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों के मेल से जिन स्वरों का निर्माण हुआ है वे संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। वे 4 होते हैं। ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ऐ का निर्माण किन स्वरों के मेल से हुआ है? तो अ धन ई बराबर ऐ। फिर ऐ जो है इसका निर्माण अ धन ए बराबर ऐ। ओ का निर्माण अ धन उ बराबर ओ। औ का निर्माण अ धन ओ बराबर औ। इस तरह से इस संयुक्त स्वर का निर्माण हुआ है। इस तरह से आज के क्लास में आपको बस इतना ही स्वर के बारे में। कल आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।